हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। फिर से हम नए वीडियो में हाजिर हुए हैं। आज के इस वीडियो को हम प्रीवियस डिस्कशन से जोड़ेंगे और आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ने के दौर में सबसे पहली बात कि पढ़ाई आप सब लोगों की ऑनलाइन चल रही है, तो ऑनलाइन पढ़ाई के इस दौर में पूरी ईमानदारी से अपना काम करें और जितना काम आपको असाइन किया जाता है उसको प्रॉपर तरीके से करें। चलो फिर शिफ्ट करते हैं हम हमारी मुद्दे की बात पर। मुद्दा था हमारा हिटलर, द राइज ऑफ हिटलर और नाजिज्म। हम कुछ यहाँ तक पहुँचे थे। इसमें हमने कुछ टर्मिनोलॉजी डिस्कस की थी, जैसे रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल, ये सब चीज़ें सीखी। इसमें मैंने आपको बताया था नेशनल असेंबली वीमर नामक जो प्लेस था, वहाँ क्या हुए थे, वो इकट्ठे हुए थे और उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। इसीलिए वहाँ के संविधान को बोला जाता है वीमर कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हमने थोड़ा सा मिस कर दिया। हम सीधे यहाँ पहुँच गए कि नेशनल असेंबली मिली, लेकिन मिलने का ग्राउंड हमने डिस्कस नहीं किया। तो आज पहले उस ग्राउंड को डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों वो लोग मिले। मिलने के लिए आपको थोड़ा सा वापस पीछे जाना पड़ेगा। पीछे मतलब ज़्यादा पीछे नहीं, 1918 में वो मिले। हम 1914 में चलेंगे। 1914 में युद्ध शुरू हुआ था 1 सितंबर को। सितंबर 1914 में युद्ध शुरू हो गया था। तो 1914 से पहले जर्मनी जो थी, जर्मनी पावरफुल कंट्री था। तो जर्मनी के पास इतना पावर था कि उसने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट छेड़ दिया, क्योंकि उसकी पॉलिसी कैसी थी, इम्पीरियल। कैसी थी उसकी पॉलिसी, इम्पीरियल, यानी वो उसको बढ़ावा देता था, इसको अपने साम्राज्य को बढ़ाने के चक्कर में रहता था हमेशा। इम्पीरियल यानी साम्राज्यवाद को बढ़ावा देता था। वो क्या करता था कि मैं आपकी सहायता से समझ लेते हैं। उस समय जर्मनी छोटा था, ऑस्ट्रिया का साम्राज्य बहुत बड़ा था। ये ऑस्ट्रिया आपको दिख रहा होगा। आप ये समझिए कि कल का भी हमारा थोड़ा सा बाकी है ना इसमें मैप पर, उसको पूरा कर लेते हैं। कल मैंने आपको पोलैंड बताया था कि पोलैंड आपको बताएंगे, ये आपका पोलैंड है। पोलैंड के बिल्कुल वेस्ट में जर्मनी और आपका चेक गणराज्य। ऑस्ट्रिया बिल्कुल बीच में है। देखो ऑस्ट्रिया पहले बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, इतना बड़ा पूरा ये ऑस्ट्रिया का साम्राज्य हुआ करता था। और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो लड़ा गया था वो इसकी तरफ से, ऑस्ट्रिया की तरफ से जर्मनी ने लड़ा था। सेंट्रल पावर बोलते थे इनको, सेंट्रल पावर। और दूसरी तरफ में थे आपके फ्रांस, आपका यूके और आपका यूएसएसआर। फिर बाद में यूएसए ने भी इसको ज्वाइन किया था। तो ये मैप वर्क हुआ। अब हम आ रहे हैं कि क्यों ऐसा हुआ। ये हमने डिस्कस कर लिया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी ने छेड़ा, ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कर दी गई थी, उसी का दोष इन्होंने इस पे मढ़ दिया और चढ़ाई कर दी, इन पे अटैक कर दिया डायरेक्ट। तो ये लड़ाई का कारण था। शुरू में हुआ क्या कि जैसे जर्मनी और ऑस्ट्रिया की तरफ से कुछ देशों ने, ये छोटे छोटे जो देश थे, छोटे छोटे जो प्रोविंस थे, ये सारे मिलते चले गए कि जल्दी से युद्ध समाप्त हो जाएगा और जल्दी हम कोई जीत की जो घड़ी है वहां तक पहुंच जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या, जैसा इन लोगों ने प्रेडिक्ट किया था उसके बिल्कुल अपोजिट हो गया। युद्ध चला बहुत लंबा, 4 साल तक चल गया। अब आप जरा सोचो, लड़ाई जब होगी, काम धंधा सब बर्बाद, फसल चौपट, हर काम बर्बाद, क्योंकि पूरा फोकस किस पे हो गया, लड़ाई पे। वापस आ जाते हैं इस पे। पूरा फोकस किस पे था, वॉर पे। तो जरा आप एक चीज बताओ, जब सारा काम धंधा छोड़ के आप लग जाओगे तो आपकी जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज वो क्या होंगे, डिप्लीट होंगे। वो क्या होंगे, डिप्लीट होंगे, यानी कम हो जाएंगे। वो तो खत्म हो जाएंगे, खत्म होने के कगार पे होंगे। वहां भी ऐसा ही हुआ।
अब हम यदि बात करें कि युद्ध में क्या हुआ, युद्ध में हुआ क्या कि जो जर्मनी था, क्योंकि वो पावरफुल था, तो उसने शुरू में किया क्या कि फ्रांस का बहुत बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में कर लिया, पोलैंड को जीत लिया। ठीक, पोलैंड वगैरह को जीतकर इसकी स्थिति बहुत ठीक हो गई थी, लेकिन इसकी स्थिति को नजर लग गई कब, 1917 में। 1917 में यूएसए ने ज्वाइन कर लिया, किनको, अलीज को। अब अलीज कौन है दोबारा नहीं बताएंगे आपको, आपको सबको मालूम है। अलीज को जब ज्वाइन किया तो इनका पलड़ा भारी हो गया। यहाँ हम देखेंगे तो ये इनको कवर कर रहा था, लेकिन जैसे ही ये आया पलटा, सारा जो बाजी थी वो पलट गई। अलीज कंट्री जीतने लगे और सेंट्रल जो पावर थे वो हारने लग गए। रिजल्ट क्या हुआ कि नवंबर 1918 में, देखो सारी टाइमलाइन मैंने आपको बता दी है ना, नवंबर 1918 में डिफीट हो गया। कौन, आपको सबको पता हो गया। डिफीट कौन हुआ, जर्मनी। जर्मनी 2 बार विश्व युद्ध हारा है, बहुत बड़ी पावर है। चलो, ये जब हो गया तो हुआ क्या, जो इनकी सत्ता थी जर्मनी और ऑस्ट्रिया और जो इनके साथ के जो लोग थे, सेंट्रल पावर, इनको बोलते थे सेंट्रल पावर, याद रखना आप, सेंट्रल। और अभी बोल रहे हैं वर्ल्ड वॉर 2 में बोला था इनको एक्सिस, और अलीज का अलीज ही रहा, अलीज का अलीज ही रहा। ये थोड़ा सा साइन बनाने की कोशिश की है ताकि आप समझ सको। हुआ क्या कि ये जो युद्ध हुआ था उस समय जर्मनी में किसका कैसा शासन था, मोनार्की थी। क्या था उस समय, मोनार्की। मोनार्की तो आप सबको पता होगा, नहीं पता होगा शायद, आपने इस क्लास में नहीं सीखा, बता देता हूँ। रिपब्लिक आपने सीख लिया, रिपब्लिक के बिल्कुल अपोजिट है मोनार्की। मोनार्की में होता क्या है कि मोनार्की में पूरी जो शासन व्यवस्था होती है वो सिंगल हैंड में होती है, एक आदमी के पास, यानी राजतंत्र। अब आप समझ गए होंगे मोनार्की क्या हुआ, यानी राजा का शासन हुआ करता था उस समय, किसी प्रकार के राइट्स, किसी प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब नहीं थे। तो जब 1918 में ये लोग हारे तो मोनार्की का भी त्याग हो गया, एब्डिक्शन ऑफ द एम्परर और मोनार्की, आप ये बोल सकते हो। तो फिर अपॉर्चुनिटी किसके लिए बनेगी, जो लोग किसके फेवर में थे, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट था, कौन वो, नेशनल असेंबली। तो ये चीज़ें हमने मिस कर दी थी, यहाँ हम आ गए अब नेशनल असेंबली में। नेशनल असेंबली में कुछ सोशलिस्ट थे, कुछ आपके रिपब्लिकन थे, कुछ लोग आपके जो कैथोलिक थे। ये सारे चाहते थे कि किसी प्रकार की डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बने। ये चाहते थे कि दोबारा ऐसी चीज बने। तो इन्होंने जो जर्मनी की पॉलिसी थी या जर्मनी की जो पॉलिटिक्स थी उसको रिकास्ट किया। जर्मनी की पॉलिसी क्या हुई, रिकास्ट हुई। जर्मनी की पॉलिटी रिकास्ट, यानी फिर से उसका निर्माण हुआ। क्यों, क्योंकि राजा महोदय तो चले गए और ऐसे लोग आ गए जो लिबरल थे, जो राइट्स की बात करते थे, वेलफेयर की बात करते थे, सोसाइटी की बात करते थे, सोशलिस्ट, रिपब्लिक, वो सारे लोग आ गए। ये सारे लोग हुआ कहाँ करते थे, नेशनल असेंबली में। नेशनल असेंबली मिली कहाँ, पता है आपको, वीमर में। फिर हम दोबारा यहाँ से डिस्कस करेंगे, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, तो ये पॉइंट में हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम सीधा जाएंगे ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। ट्रीटी ऑफ वर्सलीज से पहले वीमर के बारे में या नेशनल असेंबली के बारे में आप थोड़ा सा सीख लो। वीमर जो था, वीमर कॉन्स्टिट्यूशन जो था, वो जब एस्टेब्लिश हुआ तो वो किन परिस्थितियों में हुआ, उस समय कंडीशंस क्या थी। कंडीशन ये थी कि जो अलीज कंट्री थे उनका प्रेशर था, अलीज प्रेशर ऑन नेशनल असेंबली, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो उस समय के सोशलिस्ट थे, सोशलिस्ट और लिबरल लोग जो थे, जो कि ये चाहते थे कि इसका एक संविधान हो, उन लोगों पे प्रेशर किसका था, अलीज का। सोचो जरा, आप दिमाग लगाओ कि
जर्मनी की इतनी भयावह स्थिति थी, युद्ध वो हार गया था, तो क्या जर्मनी के लोगों को इतना पावर होगा कि वो अपने हिसाब से संविधान बना ले? नहीं। संविधान बनाने से पहले जर्मनी की जितनी भी पॉलिसी थी, जितनी भी लोकल राजनीति थी, पॉलिटिक्स थी, उसमें अलीज कंट्रियों का क्या था? इंटरफेयर। इन लोगों ने अपने हिसाब से वहाँ के कानून कायदों को बनाया या अपना हिसाब से उनको मोड़ दिया। तो ये जो चीज़ें हैं ना, क्योंकि जर्मनी के लोग बहुत डिग्निटिफाइड थे, वो अपने स्वाभिमानी थे, तो इन चीज़ों को वो फील कर रहे थे। अब नेशनल असेंबली कर तो ठीक काम रही थी कि वीमर रिपब्लिक हो और सभी को राइट्स मिले, लेकिन वहाँ के लोगों में अलीज कंट्री के जो अलीज कंट्री की तरफ से या अलीज कंट्रियों के लिए उनके मन में बहुत बुरे विचार थे। वो इनको जर्मनी की डिफीट के जिम्मेवार मानते थे, बर्बादी के जिम्मेवार मानते थे। तो अब इससे हुआ क्या कि वहाँ के लोगों ने इन चीज़ों को वीमर रिपब्लिक या नेशनल असेंबली के जो लोग थे, सोशलिस्ट, रिपब्लिक, कैथोलिक, इनसे जोड़ दिया कि आप लोगों ने ही ट्रीटी की है, किसके साथ? अलीज कंट्री के साथ। याद करो, मैंने आपको टाइमलाइन में बताया था कि ए ट्रीटी वॉज साइंड बाय नेशनल असेंबली, दैट इज ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। अच्छे से आपको बताया था। तो वर्सलीज ट्रीटी में क्या हुआ था, उसमें क्या क्या प्रोविजन थे, वो हमने डिस्कस नहीं किया था। लेकिन ट्रीटी ऑफ वर्सलीज जैसे ही साइन हुआ, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वॉज एंडेड, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या हो गया? खत्म हो गया उसी समय। तो इस तरह से वहाँ के लोगों ने वीमर रिपब्लिक को न केवल जर्मनी की हार का जिम्मेदार माना, बल्कि वो वर्सलीज की जो ट्रीटी हुई थी उससे भी डिसएग्री थे। अब वहाँ के लोग वर्सलीज की जो ट्रीटी थी उससे डिसएग्री क्यों थे, ये तो हमें तभी पता लगेगा जब हम वर्सलीज ट्रीटी के प्रोविजंस पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल आप दिमाग में ये बात रखे रहिएगा कि वीमर रिपब्लिक के लोगों ने तो अच्छा सोचा था, लेकिन वहाँ के जो लोग थे वो इतने नेशनलिस्ट थे कि उन्होंने इन सब चीज़ों के लिए वीमर रिपब्लिक को जिम्मेवार माना। कैसे? उन लोगों का ये मानना था कि हमें, यानी वीमर रिपब्लिक जो ट्रीटी हुई वो नहीं करनी चाहिए थी, हमें युद्ध को और आगे करना चाहिए था ताकि हम जीत सकते, ऐसा उन लोगों के विचार में था। तो इसलिए उन लोगों के मन में खटास हो गई, और यही खटास कारण बनी किसका? हिटलर के राइज का। इसलिए मैं आपको इसमें ज़्यादा प्रेशर देके बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें फिर से दोबारा आएंगी। बहरहाल हम देखेंगे कि ट्रीटी ऑफ वर्सलीज क्या है। ट्रीटी ऑफ वर्सलीज इंपॉर्टेंट है, आपको इसके प्रोविजंस समझने होंगे, तो इसको थोड़ा हाईलाइट से लिखेंगे ताकि आप लोगों का विशेष इसमें अट्रैक्शन हो। ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। ट्रीटी ऑफ वर्सलीज में क्या क्या हुआ था? ट्रीटी ऑफ वर्सलीज साइन कब हुई थी आपको पता है? 1919 में, क्योंकि 1918 में युद्ध समाप्त हो गया था, नवंबर 1980 में। और 1980 में युद्ध को समाप्त किसने किया था? नेशनल असेंबली के लोग या सोशलिस्ट रिपब्लिक जो कि जर्मनी के थे। वो चाहते थे कि युद्ध आगे ना चले क्योंकि उस समय बहुत नुकसान हो रहा था। तो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज जो थी, इसके यदि हम ये प्रोविजंस डिस्कस करें तो प्रोविजन में क्या है कि सबसे पहला प्रोविजन तो ये था कि ये जो ट्रीटी थी ये बहुत ही हैरस और ह्यूमिलेटिंग थी एंड ह्यूमिलेटिंग। मीन्स कि इस ट्रीटी की जो प्रोविजंस थे वो जर्मन्स के लिए हैरस और ह्यूमिलेशन के थे, यानी यहाँ उनके स्वाभिमान को बहुत बड़ा आघात पहुंचा, बहुत बुरी तरह लिया उन्होंने इन चीज़ों को। तो सबसे पहला प्रोविजन ये हुआ। अब था क्यों ये मतलब ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि इसमें हुआ क्या कि जर्मनी जो थी, जर्मनी के जो लोग थे या जर्मनी की जो सरकार थी, उन्होंने अपनी
कॉलोनी जितनी हुआ करती थी, कॉलोनीज का दौर था ना, क्योंकि हम 1919 में है ना, इस समय हमारे यहाँ भी अंग्रेज शासन कर रहे थे। उसी तरह जर्मनी तो अंग्रेजों से बहुत फला फूला था, बहुत ही संपन्न था, तो इसके भी अफ्रीका और एशिया में काफ़ी कॉलोनी थे। तो इनकी जो कॉलोनी थी, क्योंकि ये हार गया तो इनकी कॉलोनियों को अलीज कंट्रियों ने आपस में बांट लिया। तो हुआ कि नहीं स्वाभिमान के साथ खिलवाड़, ये कारण हुआ। और क्या हुआ कि इसने 1/10 यानी 10% पॉपुलेशन जो थी वो इसकी मार दी गई थी। 1/10 पॉपुलेशन क्या हो गई, खत्म हो गई। इसके अलावा 13% उस समय की जो 13% उस समय की जो टोटल जमीन थी या उस समय की जो टेरिटरी थी उसके पास, टेरिटरी 13% टेरिटरीज को क्या किया कर दिया गया, कम कर दिया गया। इस टेरिटरी को लिया किसने, इधर से रसिया ने ले लिया, इधर से फ्रांस ने ले लिया। तो हुआ कि नहीं ह्यूमिलिएशन का काम, यानी उसको अपमान महसूस कराया गया। इसके अलावा 70% आयरन और 26% कोल लिखा है मैंने यहाँ, कोल, ठीक। 75% आयरन और 26% कोल जो डिपॉजिट्स थे या इसके जो भंडार थे उन पर फ्रांस और यूके ने कब्जा कर लिया। यानी ये इसके मेन रिसोर्सेज थे, इनके पीछे जर्मनी फलता फूलता था, अपनी जो इंडस्ट्री थी उसको डेवलप करता था, और इन्हीं पर उन्होंने अधिकार कर दिया। देखो 75% आयरन, 70% आयरन डिपॉजिट्स और 26% कोल। अब जर्मनी में एक जगह है रूर औद्योगिक प्रदेश। आप जर्मनी में ढूंढना, अभी भी आपको मिलेगा जर्मनी के मैप में, यूरोप के मैप में इसको लोकेट करना। ये जगह थी उस समय की जो फ्रांस ने हथिया ली थी। इसके अलावा राइनलैंड क्या है, राइनलैंड वहाँ का है कोल एरिया। राइन वहाँ नदी है और नदी में डिपॉजिट मिलते हैं कोल्स के, कोल माइंस है वहाँ। तो इन दोनों पर उन्होंने अधिकार कर लिया और इनको बांट किसने लिया, फ्रांस ने और यूके ने बांट लिया। इसके अलावा हुआ क्या, पोलैंड इनके साथ, फ्रांस के साथ इन चीज़ों को लिया किसने, पोलैंड ने और लिथुआनिया ने। लिथुआनिया भी वही है, आप देखेंगे तो उसमें दिखा देते हैं, आपको मैप में देख लेते हैं। हाँ, ये जर्मनी है। जर्मनी में यदि आपको नज़र आ रहा हो, इसमें देखो, इसमें नज़र आएगा, ये वो हो गया आपका नेचुरल। ये देखो, ये जर्मनी है। जर्मनी में यहाँ राइन रिवर है, ये राइन रिवर है, और यही है रूर औद्योगिक प्रदेश, रूर इंडस्ट्रियल एरिया, जो कि जर्मनी की संपन्नता का बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि लोहा और कोयला दोनों यदि एक साथ मिलेंगे तो वहाँ की इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो करेंगी। यही कारण था कि पेरिस, मतलब ये आपका हो गया फ्रांस, इधर पोलैंड, और यहाँ है लिथुआनिया। मैं इस मैप में दिखाता हूँ। हाँ, तो युद्ध के बाद में जो ये इम्पोर्टेंट जगह थी, इसको फ्रांस, पोलैंड और ये आपका लिथुआनिया, इन्होंने आपस में बांट लिया। लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे। आपको ये काम तो करना ही होगा, मैप वर्क है। चलो फिलहाल मैप वर्क नहीं करेंगे, फिलहाल इसको डिस्कस करते हैं। तो हम यहाँ थे, इन लोगों को हमने बंटवा दिया। इससे हुआ क्या कि जर्मनी में बहुत बुरी हालत हो गई। जर्मनी में कैसा होगा, फाइनेंशियल क्राइसिस होंगे कि नहीं होंगी। क्यों, क्योंकि आपने सारे रिसोर्सेज तो बर्बाद कर दिए। बर्बाद क्या कर दिए, बांट लिए, और कुछ बर्बाद भी हो गई। तो फाइनेंशियल क्राइसिस होंगे तो होगा क्या, अनएम्प्लॉयमेंट। क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट, लोग बेरोजगार हो गए। अनएम्प्लॉयमेंट यदि होगा तो उससे लोग खुश होंगे कि दुखी होंगे। जो आदमी बेरोजगार घूमेगा, जिसको खाने पीने की सुविधाएं नहीं मिलेगी, तो उसके दिमाग में कई तरह के विचार आएंगे, और जो इसके लिए रियल में जिम्मेवार है उसको वो जिम्मेवार ठहराएगा। तो हुआ वहाँ भी ऐसा ही।
ये जो कारण थे ना सारे, अनएम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, यही कारण बने थे हिटलर के राइज के। याद रखिएगा एक एक चीजें इसमें। अब हिटलर का राइज क्यों हुआ? अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से। फाइनेंशियल क्राइसिस आए क्यों? क्योंकि ट्रीटी ऑफ वर्सेलीज में जर्मनी को बहुत ही हरस और ह्यूमिलेट किया गया था। तो आपको वर्ल्ड वार की फर्स्ट की भूमिका यहाँ समझ में आ रही होगी, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि वर्ल्ड वॉर 2 जो लड़ा गया था, तो वो लड़ा गया था जर्मनी के द्वारा, जो उसकी प्रीवियस वर्ल्ड वार 1 में जो उसकी ह्यूमिलिएशन या उसकी जो बेइज्जती हुई थी उसका बदला लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए ही ये युद्ध हुआ था। इसके अलावा इतने प्रोविजन हमने डिस्कस किए, इन्हीं में एक चीज और जोड़ो कि जो अलीज कंट्री थे उन्होंने क्या किया कि जर्मनी की जो पावर थी उसको डीमिलिटराइज कर दिया। डीमिलिटराइज समझ में आ रहा होगा आपको वर्ड से, डीमिलिटराइज्ड। यानी वहां की जो सेना थी उसको पूरी तरह खत्म कर दिया कि जर्मनी के पास कोई पावर नहीं होगा कि किसी प्रकार की सेना वो रखे। तो इससे हुआ क्या, इसका पावर जो है वो कम हुआ, वीकन द पावर टू जर्मन। देखो कितनी बुरी बुरी शर्तें उस पर ला दी गई। इसके अलावा ये तो कुछ नहीं, अब आएंगी और भी बुरी शर्तें जिससे आप लोग सोचेंगे कि वास्तव में जर्मनी के साथ सही नहीं हुआ। इसके अलावा जर्मनी को मजबूर किया गया, जर्मनी वॉज फोर्स्ड टू पे 6 बिलियन डॉलर उसको पे करने के लिए बोला गया। 6 बिलियन पे करने के लिए बोला गया। क्यों? एज ए कंपेंसेशन, एज ए वॉर कंपेंसेशन। मतलब अलीज कंट्री ने पूरी तरह जिम्मेदार बना दिया। उन्होंने बोला कि जो हमारा खर्चा हुआ है, जो बर्बादी हुई है, वो सारा कौन पे करेगा? जर्मनी। देखो कितने बुरे बुरे शर्तें उस पर ला दी जा रही हैं। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि रूर राइनलैंड जो उसके रिसोर्सेज रिच एरिया थे वो उन्होंने कब्जा कर लिया। अब सुनो, इतनी सारी शर्तें इसमें थी ट्रीटी में। अब ये ट्रीटी साइन किसने की थी? वीमर रिपब्लिक जो फेवर कर रहे थे। तो अब जरा बताओ जर्मनी के लोगों में इनके प्रति अच्छे विचार आएंगे कि खराब आएंगे? यही कारण था कि जर्मनी के जो लोग थे, मैक्सिमम लोग, वो वीमर रिपब्लिक जिन्होंने साइन किया उसको रेस्पॉन्सिबल माना फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ ट्रीटी, क्योंकि इसी वजह से ह्यूमिलेशन का सामना इन लोगों को करना पड़ा। तो इतनी चीज हम डिस्कस करने के बाद में अगला डिस्कस हम करेंगे इफेक्ट ऑफ वॉर। तो इफेक्ट ऑफ वॉर के लिए बदलना पड़ेगा, ये खत्म हो गया। चलो इसमें हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ वॉर। सब टॉपिक है इफेक्ट ऑफ वॉर। कौन सा वॉर? आइडिया लगाओ। वॉर फर्स्ट, क्योंकि अभी सेकंड में तो पहुंचे नहीं हम। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इफेक्ट हुआ? इसका जो इफेक्ट हुआ वो बहुत ही डिवोस्टिंग इफेक्ट हुआ, बहुत ही भयानक इफेक्ट हुआ। कहाँ? एंटायर कॉन्टिनेंट। एंटायर कॉन्टिनेंट। भैया युद्ध में तो हालत खराब ही होगी ना। और युद्ध में आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से कौन इन्वॉल्व था? यूरोपियन कॉन्टिनेंट, क्योंकि यूरोपियन कॉन्टिनेंट ही पूरे वर्ल्ड पर राज करता था। क्योंकि यूरोपियन कॉन्टिनेंट की जितनी कंट्री थी उनकी बाहर बाहर क्या थी? कॉलोनीज थी। तो यानी यूरोपियन कॉन्टिनेंट ही पूरे वर्ल्ड को चलाता था। तो एंटायर कॉन्टिनेंट डिवास्टिंग इम्पैक्ट हुआ, बहुत ही भयानक प्रभाव हुआ, साइकोलॉजिकली और फाइनेंशियली दोनों प्रकार के बैड इम्पैक्ट उन पे हुए। आप ये बोलिए साइकोलॉजिकली।
साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली, बस फाइनेंशियली उन पे गलत इम्पैक्ट हुआ। इससे पहले हुआ क्या था कि यूरोप जो था, इस युद्ध से पहले यूरोप की स्थिति कैसी थी? अच्छी थी। यूरोप बोला जाता था क्रेडिटर। क्या बोला जाता था? क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब किसी को उधार देने वाला। और ये उधार किसको देता था? यूएसए जैसे कंट्रियों को। यूएसए को क्या करता था? ये पैसा उधार देता था। लेकिन मैंने आपको बताया था कि यूएसए तो इसमें लास्ट में आया था 1917 में, 1917 में उसने ज्वाइन किया था और उसके तुरंत बाद में तो युद्ध समाप्त हो गया था। तो इस युद्ध को चलाने के लिए यूएसए ने फ्रांस, यूके और रसिया जैसे कंट्रियों को बहुत उधार दिया और बहुत ही महंगे इंटरेस्ट पर यूएसए ने इनको पैसा दिया था। इससे पहले हुआ क्या था? यूएसए भी कभी यूरोप का क्या था? कॉलोनी था। लेकिन यूरोप, ये आपका यूएसए 18th सेंचुरी में फ्री हो गया था। तो इस युद्ध को आगे बढ़ा, इस युद्ध में यूरोप के पूरे रिसोर्सेज खत्म हो गए थे। इन रिसोर्सेज की पूर्ति करने के लिए यूएसए ने इनको लोन दिया। लोन से इसको पैसा भी मिला और फायदा भी हुआ। फायदा क्या हुआ? इनका कंपटीशन ही खत्म हो गया। एक ही पावर बचा वर्ल्ड में, यूएसए। ठीक हो गया। तो ये क्रेडिटर से क्या बन गए? डेबिटर। उधार देने वाले से उधार लेने वाले बन गए। तो आप इसमें लिख सकते हैं क्रेडिटर टू डेबिटर। बना कौन? यूरोप, एंटायर कॉन्टिनेंट। और ये जो हुआ, ये सब चीजें हो गई। हम वर्सलीज की ट्रीटी पढ़ चुके। तो वीमर जो था, वीमर रिपब्लिक बन गया था क्योंकि लोगों ने साइन कर दिया था। वहां की नेशनल असेंबली ने उसको एडप्ट किया था। वीमर रिपब्लिक को पूरा जो पिछला क्रम था, किसका? राजा का। पिछला जो राजा था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले जो एम्पायर था, यानी प्रीवियस एम्पायर, आप ये बोलो ओल्ड एम्पायर, इसने जो पाप किए थे उसकी सजा कौन भोग रहा था? वीमर रिपब्लिक। क्योंकि इतनी खतरनाक शर्तें इसने झेल ली, इतनी ह्यूमिलिएशन का सामना इनको करना पड़ रहा था। तो सोशलिस्ट आपके सोशलिस्ट हो गए, आपके कैथोलिक्स हो गए, कैथोलिक्स। इसके अलावा आपके डेमोक्रेट्स हो गए, डेमोक्रेट्स, जो कि किसको सपोर्ट करते थे? वीमर रिपब्लिक को। इसको सपोर्ट करते थे ये तीनों, सोशलिस्ट, कैथोलिक और डेमोक्रेट्स। इन लोगों को जिम्मेवार माना गया था किसके द्वारा? जर्मनी की पब्लिक के द्वारा। और इसीलिए इनको एक संज्ञा दी गई वहां के लोगों के द्वारा, नवंबर क्रिमिनल। अब जरा मुझे बताइए, नवंबर क्रिमिनल का क्या औचित्य हो सकता है, क्या उद्देश्य हो सकता है? इसके लिए आपको जाना पड़ेगा टाइमलाइन में। क्यों? क्योंकि वीमर रिपब्लिक ने नवंबर 1918 को ही खत्म किया था क्या? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। इन्होंने, मैंने आपको बताया था पिछले कल के वीडियो में कि इन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी डिफीट, कि हम हार गए और युद्ध को रोक दिया जाए। इसीलिए वहां के लोगों में रोष था इनके प्रति और इनको क्या बोले जाते थे? क्रिमिनल, नवंबर क्रिमिनल। अब ये नवंबर क्रिमिनल जो बोला गया था, ये किन के द्वारा बोला गया था? कंजर्वेटिव मतलब कंजर्वेटिव जो आइडियोलॉजी है वो आइडियोलॉजी होती है जिसमें कि जो पुरानी जो शासन व्यवस्था है या पुराने शासन को चलाने के तौर तरीके हैं, जो नियम्स हैं या एग्जिस्टिंग रूल्स को फॉलो करते हैं ये कंजर्वेटिव। ये किसी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था में किसी प्रकार का चेंजेज नहीं चाहते, जैसा है वैसा ही चलना चाहिए। तो ये लोग इनका विरोध करते थे और इनको इन्होंने क्या बोला? आपका नवंबर क्रिमिनल। अब ये तो जर्मनी की बात हुई। अब जर्मनी की बात कर रहे हैं, जर्मनी का मतलब आप ये भी बोल सकते हैं कि हम यूरोप के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वहां की सोसाइटी कैसी रही उस समय?
सोसाइटी। यूरोपियन सोसाइटी कैसी थी कि जो सोल्जर थे, सोल्जर, इनका समाज में कद बढ़ गया। क्यों? क्योंकि युद्ध का दौर चला था और युद्ध में सबसे बड़ी भूमिका किसने निभाई थी? सोल्जर्स ने। तो सोल्जर्स की जो इमेज थी वो बढ़ गई, उनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाने लगी। इनके जो काम थे इनको ग्लोरीफाई करके बताया जा रहा था। किसके द्वारा? मीडिया के द्वारा। मीडिया इनको बहुत ही ग्लोरीफाई तरीके से, ट्रेंच लाइफ जो होती थी इनकी, ट्रेंच समझ रहे हैं आप? ट्रेंच क्या होता है कि जब युद्ध होता है तो ट्रेंच खोदी जाती है, खाई, और यहाँ से फिर बंकर लगाकर फायर किया जाता है। तो ट्रेंच की जो लाइफ थी उसको मीडिया बहुत बढ़ा चढ़ाकर लोगों में पेश कर रहा था ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हों और सोल्जर बने। लेकिन रियलिटी कुछ और ही थी। रियलिटी जो थी वो कुछ और ही थी। रियलिटी क्या थी कि सोल्जर जो थे उनकी लाइफ जो थी वो बहुत ही माइजरेबल थी, बहुत ही दुखदायक थी। रियलिटी क्या थी? माइजरेबल। आपको समझ में आ रहा होगा, मैं ज़्यादा स्पीड से तो नहीं बता रहा। तो लाइफ जो थी वो उनकी कैसी थी? माइजरेबल। तो ऐसी जो कंडीशन थी, कंडीशन देखो कैसी थी, लोग भी वीमर के खिलाफ थे, कंजर्वेटिव भी खिलाफ थे, सोसाइटी में सोल्जर्स का कद बढ़ गया था। तो जो न्यूली एडेप्टेड संविधान था, ये बोलो न्यूली जो डेमोक्रेसी थी, न्यूली डेमोक्रेसी, उसके लिए बहुत ही हार्ड था। इन सच इनस्टेबिलिटीज डेमोक्रेसी इन जर्मन कुड हार्डली फाइंड एनी प्लेस। यानी जर्मनी के पास, जर्मनी की जो नई डेमोक्रेसी थी इसके सामने बहुत सारी समस्याएं थी और ये हार्डली सरवाइव कर पाती क्योंकि इतनी सारी समस्याएं हो रही थी। तो आप जरा बताओ कि इस कंडीशन में क्या ये लंबे समय तक चलेगी? नहीं चलेगी, क्योंकि सारी परिस्थितियां इनके खिलाफ थी। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि हमारा वीडियो 30 मिनट से ज़्यादा हो चुका है। तो अगले पार्ट में, आज ये पार्ट 3 हुआ, अगले पार्ट में हम इससे आगे के पॉइंट डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ वॉर में ही। इफेक्ट ऑफ वॉर जो है वो पूरा नहीं हुआ आपका, यहाँ तक हम पहुंचे न्यूली डेमोक्रेसी कुड हार्डली फाइंड एनी प्लेस, यानी इसके पास बहुत कम स्पेस था कि वो सरवाइव कर पाती। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, नोट्स बनाइएगा और लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।